अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसा है आप लोग? ठीक है। तो हम लोग जो है वो अभी तक बायोलॉजी में काफ़ी बेसिक सी चीज़ें पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड पढ़ लिया, जिसमें हम लोगों ने ये समझ लिया कि इफ़ वी से दैट बायोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइफ प्रोसेसेस। तो हम लोग ये लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं? ठीक है, स्टडी ऑफ लाइफ का जो पहला पार्ट है दैट इज़ अ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम ये लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ को कहते हैं? ठीक है, जब हम लोग ये सारी चीज़ समझ चुके, उसके बाद हमने लाइफ को एक्सप्लेन किया और ये कहा कि लाइफ इज़ अ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इन मॉलिक्यूल्स को हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि आखिर जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम इसको स्टडी करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एंड आफ्टर दैट, ठीक है, कुछ चैप्टर्स के बाद वी विल गो टुवर्ड्स द लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, जिसमें हमारा जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी आता है, प्लांट फिजियोलॉजी आ जाएगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो आज से जो है हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, दैट इज सेल बायोलॉजी। एनसीईआरटी के अंदर जैसे सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसा ही कुछ नाम दिया हुआ है। ठीक है, आई डोंट रिमेंबर दैट कि क्या लिखा हुआ है वहां पे। तो पहले हम लोग ऐसे शुरू करते हैं, हम लोग एक कहानी जैसी समझते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ये देखें कि हमें लाइफ को स्टडी करना है, उस चीज़ के लिए अब हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है। और हम लोगों ने ये कहा था, जब हमने लिविंग वर्ल्ड पढ़ा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ बोली थी कि देयर आर अराउंड 1.6 टू 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो रह रहे हैं बाहर। ठीक है, इस दुनिया में जो सर्वाइव कर रहे हैं, जो रह रहे हैं। ठीक है, दैट हैव सर्वाइव्ड दिस वर्ल्ड। अब हमें इन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है। ठीक है, तो 1.6 या 1.8 मिलियन, यानी कि 16 लाख या 18 लाख ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना इज़ ए वेरी बिग डील। ठीक है, इनको स्टडी कैसे करें? उस चीज़ के लिए दो चीज़ें होती है। ठीक है, दो मेथड्स होते हैं। वन इज़ कि हम इनकी ग्रुपिंग करें। ठीक है, और उसके उस ग्रुपिंग के तहत इन पूरे ग्रुप की जो है वो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ को पढ़े। ठीक है, लेकिन अगर हमें लाइफ को इन जनरल समझना हो, तो व्हाट वी विल डू, हम लोग इनकी सबसे जो बेसिक यूनिट है, ठीक है, जो लाइफ को कंस्टिट्यूट करती है, चाहे सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म हो या फिर सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर जो कॉमन चीज होगी, हम लोग उस चीज को अगर स्टडी करेंगे, तो हम लोग वैसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझ सकते हैं। ठीक है, तो जब साइंटिस्ट्स ने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन सी चीज ऐसी है जो सबसे कॉमन है, जो सबसे बेसिक है, सो दे फाउंड आउट कि एक चीज होती है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है सेल। ठीक है, और ये सेल जो है, दैट्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ। सेल मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो क्या कहा हमने कि सेल जो है इट्स मिनिमम रिक्वायरमेंट। ठीक है, सेल से कम कोई भी चीज अगर हो, तो उसके अंदर लाइफ का होना इंश्योर नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये मिनिमम रिक्वायर्ड चीज है जिसको हम सेल कहेंगे फॉर लाइफ। ठीक है, लाइफ कंटेन करने वाली सबसे छोटी यूनिट सेल है। ठीक है, अब अगर हम इससे कुछ बेसिक देखें, इससे बेसिक क्या आते हैं हमारे, इससे बेसिक बेसिकली हमारे ऑर्गेनेल्स आते हैं। तो साइंटिस्ट लोग ये कहते हैं कि एटलीस्ट सेल चाहिए। ठीक है, तो क्या हमेशा सेल चाहिए, या इससे कम में भी लाइफ का गुजारा हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो हमेशा एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि व्हेन वी स्टडी बायोलॉजी, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग एक नेचर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कुदरत को समझ रहे हैं। ठीक है, और कुदरत हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करती, हम लोग जो रूल्स बनाते हैं वो इस कुदरत को फॉलो करती है। और हमेशा बायोलॉजी में एक चीज आप लोग सुनोगे, दैट इज एक्सेप्शंस। देयर विल ऑलवेज बी एक्सेप्शंस। आप लोग एक रूल बनाओगे, उसके दो एक्सेप्शंस निकल आएंगे, आप लोग दो रूल्स बनाओगे, उसके 10 एक्सेप्शंस निकल आएंगे। ठीक है, तो एक्सेप्शंस विल ऑलवेज बी देयर, चाहे कोई भी
कितनी भी सोफिस्टिकेटेड थ्योरी हो, चाहे कितनी भी कोई लॉ बना लो, उसकी एक्सेप्शन तो होगी ही होगी, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी में हम लोग ये कहते हैं, या फिर साइंटिस्ट लोग यही कहते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट इज सेल, ठीक है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेल का होना इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड के अंदर हमने इसका बिल्कुल बेसिक आइडिया लिया है, यहाँ पे अब हम इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे। अभी तक की हमारी नॉलेज के हिसाब से एटलीस्ट सेल का होना जरूरी है ताकि लाइफ एग्जिस्ट कर सके, ठीक है। इससे कम में लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इससे कम में बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जब ये बायोमोलिक्यूल्स आपस में अरेंज होते हैं तो एक सेल का वजूद हमारे सामने आता है, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी में हम लोग पहले ये दो वर्ड्स को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। हमारी सेल क्या होती है? गूगल पे अगर सर्च करोगे सेल डेफिनेशन या सेल मीनिंग, इट वुड बी अ स्मॉल रूम, ठीक है, स्मॉल रूम, छोटा सा कमरा, जैसे जेल में होता है या फिर चर्च के अंदर या फिर किसी भी रिलीजियस जगह के अंदर जो है वो छोटी छोटी ऐसे कमरे बने हुए होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करने की जगह होती है। सो सकते हो, खाना खा सकते हो, ठीक है, अपना जो भी रिलीजियस एक्टिविटी करनी हो वो कर सकते हो, तो उतनी ही जगह होती है। तो हम लोग क्या कहते हैं उसको? स्मॉल रूम या सेल कहते हैं। तो जब सेल डिस्कवर होती है तो इसको ये समझा जाता है कि दिस इज वेरी सिमिलर टू दैट स्ट्रक्चर जो हम लोग चर्च या फिर जेल के अंदर जो हमारी सेल्स होती हैं। तो हम लोग ने इसका क्या नाम रख लिया? सेल। एंड बायोलॉजी वी नो इट्स द स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है, या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो सेल एक छोटा सा रूम है। इसका नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, वो हम लोग अभी देख लेंगे, ठीक है। तो हमने ये समझा कि सेल बायोलॉजी में हम लोग ये कहते हैं कि देयर इज अ बेसिक थिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर लाइफ एंड दैट इज सेल, ठीक है। अब ये सेल बायोलॉजी क्या होता है? सेल बायोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ सेल, ठीक है, स्टडी ऑफ सेल। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी ऑफ सेल नहीं होता। सेल बायोलॉजी इज नॉट जस्ट अ स्टडी ऑफ सेल, ये होता है स्टडी ऑफ सेल along with its molecular and metabolic aspects, ठीक है। मॉलिक्यूलर और मेटाबॉलिक एस्पेक्ट्स को लेकर जब हम एक सेल की स्टडी करेंगे तो वी विल कॉल दैट सेल बायोलॉजी। और अगर हम सिर्फ ये कहें कि हम लोग जो है वो स्टडी ऑफ सेल, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की स्टडी, इसके मॉलिक्यूलर और मेटाबॉलिक इवेंट्स को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सेल की स्टडी करें तो हम उसको कहते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल, सेल बायोलॉजी द स्टडी ऑफ सेल अलोंग विद इट्स मॉलिक्यूलर एंड मेटाबॉलिक एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो अब कहानी शुरू होती है कि आखिर ये सेल जो है ये आई किधर से। हम लोग ये चीज तो समझ लेंगे अभी कि सेल क्या होता है, क्यों होती है, कैसे होती है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इसका हमारी लाइफ में क्या रेलेवेंस है, ये सारी चीजें तो अब चलनी ही है, पूरे चैप्टर चलनी है। लेकिन सबसे पहले जिस चीज को हमें समझना है दैट इज ये सेल डिस्कवर कैसे हुई, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास कैसे आया, ठीक है। ये ऐसा तो नहीं था कि हम लोगों ने ये सोचा कि वी शुड स्टडी द कॉमन थिंग्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स और हमें सेल मिल गई, ऐसा तो नहीं हुआ, ठीक है। पहले सेल डिस्कवर हुई और उसके बाद हम लोगों ने ये चीज समझी, ओके सो दिस थिंग इज कॉमन अमंग ऑल ऑर्गेनिजम्स। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज को समझ ले तो हम लोग सब ऑर्गेनिजम्स की एक स्पेशल कोई ना कोई चीज को समझ लेंगे, ठीक है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ है। ये हम अभी देखेंगे कि ये कैसे हमें पता चला कि हर ऑर्गेनिज्म ही सेल का बना हुआ होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि 1665 के अंदर, ठीक है, 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक नाम का साइंटिस्ट एक माइक्रोस्कोप छोटा सा बनाता है, ठीक है, दैट्स वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोप जो वो बनाता है। और वो क्या कर रहा होता है, अलग अलग चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है अपने माइक्रोस्कोप में, ठीक है। कोई भी चीज उठा के ले आया, अपने माइक्रोस्कोप में देख रहा है, ठीक है, उसकी पेंटिंग्स बना रहा है, ठीक है, उसके ग्राफ्स बना रहा है, उसकी जो है वो
स्केचिंग कर रहा है और अपनी एक बुक बनाता है दैट इज कॉल्ड द माइक्रोग्राफिया। ठीक है, छोटी छोटी चीजों की फोटोग्राफ्स बनाई हुई है मैंने, तो मैं इसका नाम रख रहा हूँ माइक्रोग्राफिया। ठीक है, मेरे पास एक माइक्रोस्कोप था, मैंने उसको जो है वो यूज किया और जो भी चीजें मेरे पास अवेलेबल थी मैंने उन सब को उसमें एनालाइज किया और अब मैंने इनकी फोटो बनाई है कि छोटी छोटी चीजें कैसी दिखती है। ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस ये रोबोट हो क्या करता है, ही गेट्स कॉर्क। ठीक है, कॉर्क फ्रॉम ओक ट्री। ओक ट्री एक ट्री होता है, इसका जो कॉर्क, इससे जो कॉर्क बनता है उसकी एक थिन सी स्लाइस ली इसने, बिल्कुल एक थिन सी स्लाइस ली। क्योंकि माइक्रोस्कोपी में, जब हम अभी माइक्रोस्कोपी का थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड कि इसमें हमारी लाइट की इन्वॉल्व होती है। अगर स्लाइस थिन नहीं होगी तो लाइट उसमें से पास नहीं होगी, हमें स्ट्रक्चर का पता नहीं चलेगा। तो एक थिन सी स्लाइस ली इसने कॉर्क की और क्या रखा, माइक्रोस्कोप के अंडर रखा और उसको ऑब्जर्व किया। तो व्हाट ही सॉ honeycomb like structures। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स है इसके अंदर। ठीक है, ऐसे बना लो इसको। तो उसने ऐसे कुछ हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स देखे। तो उसने क्या कहा, उसने कहा भाई ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे चर्च के अंदर होते हैं या फिर प्रिजन सेल्स जिनको हम लोग कहते हैं। तो उसने कहा भाई एक छोटे छोटे कमरे जैसे हैं, तो मैं इनको कह देता हूँ सेल। रॉबर्ट हुक ने ही सेल को सेल का नाम दिया। द टर्म सेल वाज कॉइन्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ही पब्लिश्ड हिज बुक कॉल्ड द माइक्रोग्राफिया, जिसके अंदर उसने ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यू कैन चेक इट ऑन इंटरनेट इजीली। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल बाय रॉबर्ट हुक, जो उसने फिर वो डायग्राम बनाई थी। तो अब क्या हुआ कि इसने ये सेल देख ली, लेकिन ये कोई सेल नहीं थी। ठीक है, दिस वाज नॉट सेल, ये एक डेड कॉर्क से लिया हुआ था। कॉर्क कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है, हाँ इनिशियली ये लिविंग से निकाला गया है, लेकिन जब इसने इसको एनालाइज किया था इट वाज नॉट लिविंग। ठीक है, पूरी तरीके से डेड था। एंड दीज वर जस्ट सुबराइज्ड सेल वॉल्स। ये सेल्स नहीं थी, ये सेल वॉल थी, लेकिन इसने नाम दे दिया। ठीक है, तो हमारे यहाँ कश्मीरी में एक कहावत होती है कि नाव लगुन को नार लगुन, यानी कि जब किसी चीज को नाम लग गया समझो आग लग गई। ठीक है, ये आग बुझने वाली नहीं है। इस चीज का नाम सेल पड़ गया तो पड़ गया, इवन दो इट वाज नॉट सेल, इट वाज जस्ट द सुपरवाइजर सेल वॉल, इनकी जिसमें सुबेरिन नाम का एक शुगर होता है वो डिपॉजिट हो रखा है सेल वॉल के अंदर। तो हमने इस चीज को अब सेल कह दिया। ठीक है, नाउ अब इसके कुछ साल बाद इन 1674, ठीक है, एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। आई थिंक दिस इज द स्पेलिंग। ठीक है, मुझे स्पेलिंग याद नहीं रहती ऐसे। तो एंटोनी वॉन लिवेनहॉक क्या करता है, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक कोई साइंटिस्ट नहीं है, इवन दो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ दिस होल माइक्रोस्कोपी, इसको फादर ऑफ सेल बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो क्या है बेसिकली, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक कोई साइंटिस्ट नहीं है। ठीक है, तो क्या किया एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक एक दुकानदार है। ठीक है, दुकान में अपने बैठा हुआ होता है, बोर हो गया। ठीक है, तो दुकानदार जो है ये बोर हो गया। ठीक है, इसको लिख लो फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। दुकानदार है अपने दुकान में बेकार बैठा हुआ है, बोर हो गया। तो इन्हीं दिनों रिसेंटली क्या हुआ है कि माइक्रोस्कोप बने हैं। ठीक है, रिसेंटली माइक्रोस्कोप आ गया है मार्केट में 1674, 10 साल पुरानी ही तो बात है ऑलमोस्ट। ठीक है, इन्हीं दिनों का भी माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ है या फिर ये इन्वेंट हुआ है। तो एंटोनी वॉन लेवेनहॉक अपनी दुकान में बैठ के जो है
वो बोर हो रहा है तो ये क्या करता है कि लेंसेज लेके आता है और इन लेंसेज के साथ खेलना शुरू कर देता है और छोटी छोटी चीज़ों को देखना शुरू करता है। माइक्रोस्कोप बेसिकली क्या होता है, जिसको हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, तो ये इसमें बेसिकली होते हैं हमारे लेंसेज, ठीक है। ये लेंसेज का अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलके एक माइक्रोस्कोप बनता है, ठीक है। किस लेंस की क्या पावर होगी वो सारी चीजें वैरी करेंगी, और जब हम यही सारे बहुत सारे लेंसेज को आपस में मिलाते हैं तो और हमारा माइक्रोस्कोप हमारे सामने तैयार होकर आता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं आजकल, बोर हो गए तो फोन खोलना शुरू कर दिया, रील्स देख रहे हैं, ठीक है। घंटे घंटों भर रील्स देखे, तो उन दिनों तो फोन नहीं था, ना तो रील्स थी, ना तो इंस्टा था, ठीक है, कुछ भी नहीं था। तो क्या हो रहा है, बंदा बोर हो गया, इसने लेंसेज के साथ खेलना शुरू कर दिया और इसने अपना माइक्रोस्कोप बना लिया। अब बैठ के क्या कर रहा है, चीजें देख रहा है। और इसका जो था बेसिकली, इसका सिर्फ इतना ही नहीं था कि ये बोर हुआ, ठीक है। इसका ये भी पर्पस था माइक्रोस्कोप बनाने का कि ये जो है ना वो कपड़े बेचता था, ठीक है। तो इसको जब कपड़ों की क्वालिटी चेक करनी हुई तो ये उस माइक्रोस्कोप के अंडर जो है उसको चेक करता था, ठीक है। तो उस माइक्रोस्कोप से ये तो एक तो कपड़ों की क्वालिटी चेक करता था और जब बोर हो जाता था तो खेलना शुरू कर देता था उसके साथ। तो क्या होता है, एक दिन बारिश होती है, बारिश में क्या होता है कि कीचड़ बन जाता है। ये जाता है, ये इस कीचड़ को कहता है आज बार मैं इस कीचड़ को देख लेता हूँ क्या होता है इसमें। तो वहां पे ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख लेता है, ठीक है। जब बारिश हुई तो इसने क्या किया, इस बारिश को जमा किया, ठीक है, अपने पास ले आया, माइक्रोस्कोप के अंडर रखा, एंड ही सॉ लाइव सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। दुनिया में पहली बार जिसने लाइव सेल्स को देखा, जिंदा सेल्स को देखा, दैट वाज एंटोनिमॉन लेवेनहॉक, एटलीस्ट द वन हु रिपोर्टेड इट, ठीक है, जिसने ये बताया कि मैंने भाई लिविंग सेल्स देखी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इनको नाम देता है इन लाइव सेल्स को। ये जब इनको देखता है, ही सॉ देम मूविंग अराउंड, ठीक है। पता नहीं प्रोटोजोआ था उसमें क्या था, इसने देखा कि ये जो है वो इधर उधर हिल रही है। सो ही थॉट दीज आर सम काइंड ऑफ एनिमल्स, सो ही सेड दीज आर एनिमलक्यूल्स। छोटे छोटे एनिमल्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े एनिमल्स नहीं, छोटे छोटे एनिमल्स हैं जो इधर उधर मूव कर रहे हैं, ये बारिश के पानी के साथ थे कीचड़ में, ठीक है। इसके बाद इसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई, तो इसने क्या किया, इसने अलग अलग चीजें देखना शुरू कर दिया। जैसे इसने आरबीसी देख ली, ठीक है, आरबीसीज, स्पर्म सेल्स, ठीक है। इसके अलावा जो है वो और भी कई सारी छोटी छोटी चीजें, ब्लड को देखा, ठीक है, स्पर्म सेल्स देख ली, अलग अलग प्लांट्स के सेल्स ले आया, ठीक है, बैक्टीरिया को देखा वगैरह। इसने बहुत सारी चीजें देख ली और फिर अपनी बुक पब्लिश की, दैट वाज I think that was something Discoveries of the Nature by Anthony van Leeuwenhoek. I don't remember the name. You can check that. ठीक है, तो एंटोनी वन लेवेनहॉक ने अपनी बुक पब्लिश की जिसके अंदर इसने इन सब चीज़ों के स्ट्रक्चर दे दिया कि भाई मैंने ये सब चीज़ें देख ली। साइंटिस्ट नहीं है, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी बन गया, ठीक है। पहली बार जिसने लाइव सेल्स देखी। आज हम लोग जो है वो सेल्स के बगैर सेल बायोलॉजी के बगैर बायोलॉजी को इमेजिन नहीं कर सकते, और दिस इज ए नॉन साइंटिस्ट पर्सन जिसने ये पहली बार देखी है, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो तीसरा बंदा आता है, दैट इज रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन क्या करता है, ये न्यूक्लियस को पहली बार देखता है। सेल के अंदर कोई चीज है, बीच में एक डार्क सा स्पॉट है, तो उसने कहा कि भाई ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये क्या है क्या नहीं है, किस चीज की क्या फंक्शन है क्या नहीं है, वो नो नथिंग अबाउट दैट येट, ठीक है। तो सेल जो है वो डिस्कवर हो गई, तो क्या हुआ कि इसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए, ठीक है। एक का नाम था शेल्डन और एक का नाम था श्वान, ठीक है। शेल्डन एंड श्वान दोनों जर्मनी के रहने वाले थे। एक बॉटनिस्ट था, एक जूलॉजिस्ट था, ठीक है। बॉटनी वाला जो है, क्योंकि अब सेल्स डिस्कवर हो गई तो क्या करता है, अब ये माइक्रोस्कोप के अंदर ये सेल्स वगैरह देख रहा है, बैठ के प्लांट्स को देख रहा है। तो ही सॉ कि सब प्लांट्स के अंदर जो कॉमन चीज है, दैट इज इनके अंदर जो है वो सेल्स है। सारे प्लांट्स जो है वो ऑलमोस्ट जितने भी उसने देखे सबके अंदर सेल्स है, ठीक है। वी स्टिल थिंक
सब प्लांट्स के अंदर जो है वो सेल्स है, ठीक है। तो इसके बाद जो है दूसरा बंदा आता है श्वान, हु इज ऑल्सो ए जर्मन, ठीक है, जोलॉजिस्ट, फिजिशियन था वो। तो वो क्या करता है, वो वहां से अलग अपनी रिसर्च कर रहा है, वो देख रहा है एनिमल सेल्स को और देखता है कि एनिमल सेल्स के अंदर जो है, नहीं, एनिमल्स के अंदर जो है वो भी सेल्स के बने हुए हैं, ठीक है। सो देयर आर टू साइंटिस्ट, ठीक है, दोनों जर्मन है, एक बॉटनिस्ट है, जर्मन बॉटनिस्ट, एंड दूसरा जो है वो जर्मन जोलॉजिस्ट है, ठीक है। एक का नाम है शेल्डन, SCHLEIDEN, एंड दूसरे का नाम है श्वान, SCHWANN, ठीक है। तो शेल्डन एंड श्वान क्या करते हैं, एक बॉटनिस्ट है, एक जोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो दोनों अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। बॉटनिस्ट वाला बंदा क्या करता है कि देखता है कि ऑल प्लांट्स are made up of cells, जबकि यहां से श्वान जो है वो अपनी रिसर्च कर रहा है, तो वो कहता है कि all animals are made up of cells। तो बेसिकली इनकी रिसर्च के हिसाब से इन लोगों ने जितनी चीजें ऑब्जर्व कर रखी थी, ठीक है, तो दे सेड कि सब प्लांट्स सेल्स के बने हुए हैं, सब एनिमल्स सेल के बने हुए हैं। तो उसके बाद क्या होता है, दिस वाज बेसिकली आई थिंक इन 1839, लेट मी चेक, हाँ, तो दिस वाज इन 1838 कि शेल्डन ने कहा कि सब प्लांट्स जो है वो सेल्स के बने हुए हैं, और श्वान ने कहा 1839 के अंदर के सब एनिमल्स जो है वो सेल्स के बने हुए। और उसके बाद क्या करता है श्वान जो है, ये देखता है कि शेल्डन ने रिसर्च की है, ठीक है, और एक काम करता है, ही चेक्स दीज थिंग्स, और देखता है कि प्लांट के अंदर जो सेल्स है दे हैव ए कवरिंग आउटसाइड देम, ठीक है, एक कवरिंग है जो एनिमल सेल्स के अंदर नहीं है। दिस इज एनिमल सेल, दिस इज अ प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर एक बाहर से एक कवरिंग है जो एनिमल सेल में नहीं है। जस्ट अ सेकंड, लेट मी सी, ओके, ठीक है। तो इसने क्या देखा कि प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल होती है और एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो इसने क्या किया, इसकी रिसर्च को और अपनी रिसर्च को कंपेयर किया, एंड दे बोथ टुगेदर फॉर्मुलेटेड व्हाट वी टुडे कॉल एज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का एक पार्ट इन लोगों ने दिया, पूरी सेल थ्योरी नहीं दी, ठीक है। इट्स मोस्टली द क्रेडिट गोस टू शेल्डन एंड श्वान कि उन्होंने सेल थ्योरी दी, बट सेल थ्योरी के बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं, उसमें से एक कंपोनेंट इन्होंने दिया। सो व्हाट दे सेड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स are made up of cells। या ये लोग ये कह सकते हैं, इस स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये अभी हम लोग इन डिटेल एनालाइज करेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि शेल्डन एंड श्वान, एक ने प्लांट सेल्स को ऑब्जर्व किया, एक ने एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व किया, और दोनों ने कहा कि सब ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल्स के बने हुए हैं, ठीक है, और सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो वी गॉट आवर डेफिनेशन ऑफ सेल, सेल क्या है, ठीक है। लेकिन इस पूरी चीज में एक प्रॉब्लम जो है, दैट इज कि दिस डजंट एक्सप्लेन कि आखिर सेल्स बनती कैसे हैं, सेल आती कहां से है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जब मैं छोटा था तो मेरे अंदर जो है वो कम सेल्स थी, जब मैं बड़ा हो गया तो मेरे अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आ गई, ठीक है, ऑलमोस्ट 30 ट्रिलियन सेल्स आ रही है।
तो ये जो है, जब मैं छोटा था तो मेरे अंदर सेल्स कम थी, जब मैं बड़ा हो गया तो सेल्स ज्यादा हो गई। सेल आ कहां से रही है? हाउ इज द सेल मेड? क्या ऐसा हो रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर रॉ मटेरियल है जिसको जोड़ के हमारी सेल बनाई जा रही है? क्या ऐसा हो रहा है? ठीक है, ये चीज ये नहीं बता रहा। या ऐसा हो रहा है कि एक सेल से दूसरी सेल बन रही है, सेल से सेल्स बन रही है? क्या ऐसा हो रहा है? ये चीज ये थ्योरी नहीं बता दी। सो ये चीज जो है इस थ्योरी की प्रॉब्लम है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि ये सेल्स आ कहां से रही है। तो इसके बाद आता है एक और साइंटिस्ट हुज नेम इज रुडोल्फ विर्को। ठीक है, तो रुडोल्फ विर्को आता है और बताता है एक स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूले। ठीक है, omnis cellula e cellula. So what is this omnis cellula e cellula? This basically gives us an idea about कि cells आती कहां से है। ठीक है, अभी तक हम लोग ये समझ गए कि cells necessary है। ठीक है, according to Sheldon and Schwann सारे organisms जो है वो किसके बने हुए हैं? cells के बने हुए हैं। तो अब आता है एक साइंटिस्ट जिसका नाम है रुडोल्फ Virchow. Virchow is VIR, yeah. ठीक है, Rudolf Virchow in this is 18 here. ये 19 हो गया था गलती से। तो he comes in 1855 and says a very famous statement। ठीक है, नीट शुरू करने से लेकर नीट के एंड तक बच्चों को यह एक स्टेटमेंट हमेशा याद होता है, दैट इज omnis cellula। ए है कि ई है? ई cellula। What does this omnis cellula e cellula mean? हम लोगों को कंफ्यूजन ये था कि ये सेल्स आ कहां से रही है। सो दिस गिव्स अस एन आंसर। दिस बेसिकली मीन्स कि cells arise from pre-existing living cells. So this is our second statement of cell theory। पहला ये था कि cell is the basic structural and functional unit of all living organisms। Second is cells arise from pre-existing living cells या omnicellular E cells। ठीक है, तो ये जो दो statements है we call them together as cell theory। ठीक है, सेल थ्योरी इतनी ही नहीं है, सेल थ्योरी इसके अलावा भी चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेल बच्चे पढ़ते हैं सेल थ्योरी, ठीक है, ये दो स्टेटमेंट्स पढ़ ली, उसके बाद देखते हैं कि बुक्स लिखती है कि आरबीसी इज अ, क्या बोलते हैं इसको, एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। कैसे? हाउ इज इट एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी? क्या आरबीसीज पहले से जो आरबीसी है उनसे नहीं बन रही? ठीक है, कहीं और से आ रही है क्या? या क्या ऐसा हो रहा है कि इनसे ये जो है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ नहीं है या स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ नहीं है क्यों नहीं है? ठीक है, तो हाउ इज इट एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी? क्योंकि सेल थ्योरी में आगे जब इसमें मॉडिफिकेशंस होती गई तो ऐसा कहा गया कि हाँ भाई जेनेटिक मटेरियल का होना ज़रूरी है। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा बेसिकली जो आरबीसी है दैट कम्स एज एन एक्सेप्शन। सिमिलरली देयर इज वायरस जो है वो एक तो क्या बोलते हैं इसको, प्री एग्जिस्टिंग वायरस से तो नहीं बनता एक्चुअली। ठीक है, इसी तरीके से उसके अंदर जो है वो कोई बेसिक स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ नहीं होता एज लॉन्ग एज इट्स आउटसाइड ए सेल, क्योंकि इसलिए हम उसको कहते हैं कि ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ये अपने होस्ट के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जब ये होस्ट से बाहर होगा तो इट विल बी डेड, व्हेन इट्स इनसाइड द होस्ट इट इज लिविंग। ठीक है, तो हम लोग ये कहते हैं कि इट्स एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। तो लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग। पहले हम लोगों ने ये कहा कि ये जो सारा सेल का जो ये खेल शुरू हुआ
दिस बेसिकली स्टार्टेड बिकॉज रॉबर्ट हुक ने जो है वो माइक्रोस्कोपी करना शुरू कर दिया था. रॉबर्ट हुक वाज ट्राइंग टू सी थिंग्स अंडर हिज माइक्रोस्कोप. अब ये माइक्रोस्कोप बेसिकली क्या है? माइक्रोस्कोप बेसिकली होता है कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो क्या करेगा, आपको छोटी माइक्रोस्कोपिक चीजों को बड़ा करके दिखाएगा. ठीक है, वो बड़ी होंगी नहीं, बस आपको दिखेंगी बड़ी. सो यू कैन ऑब्जर्व देम. ठीक है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग माइक्रोस्कोप कहते हैं. हमारे पास एक चीज है दैट इज ऐसी. यू ब्रिंग सम थिंग दैट यू कॉल्ड ए माइक्रोस्कोप. दिस इज माइक्रोस्कोप फॉर एग्जांपल. इस माइक्रोस्कोप में जब हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, सो वी सी इट कि इतनी बड़ी हमें दिख रही है. सो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इट्स मॉर्फोलॉजी. इसके अंदर क्या हो रहा है, वो सारी चीजें. कई बार फिजियोलॉजी हम इनकी समझ सकते हैं माइक्रोस्कोपी के जरिए से. तो दिस इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ माइक्रोस्कोप. एक छोटी सी चीज है, इसको मैग्नीफाई करके दिखाना, दैट्स माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो माइक्रोस्कोप बेसिकली दो टाइप का होता है. वन इज सिंपल माइक्रोस्कोप, अनदर इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप. जब भी हम माइक्रोस्कोपी की बात कर रहे होते हैं बायोलॉजी में, वी मीन कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम. सिंपल माइक्रोस्कोप इज बेसिकली मैग्नीफाइंग ग्लास. मैग्नीफाइंग ग्लास में हमें एक चीज अपने ओरिजिनल साइज से बड़ी नजर आती है. अगर मैं अपने हाथ पे जो है, फॉर एग्जाम्पल मेरा हाथ यहाँ पे, अगर मैं इस पे मैग्नीफाइंग ग्लास डालूं, ठीक है, और मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए से इसको देखूं, तो मुझे अपना हाथ इतना बड़ा नजर आएगा, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, सो दैट्स अ सिंपल माइक्रोस्कोप. अब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज बेसिकली मेड ऑफ multiple lenses that operate together to form an image. इमेज बनाने के लिए जब बहुत सारे मल्टीपल लेंसेज, बहुत सारे नहीं, 2 3 4 ऐसे ही, ठीक है, मल्टीपल लेंसेज एक साथ मिलकर काम करें और हमें एक चीज को बड़ा करके दिखाए, वी कॉल दैट एज ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ठीक है, लेकिन क्या एक चीज को बड़ा करना या उसको बड़ा करके दिखाना, क्या ये सफिशिएंट है उसको समझने के लिए? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. इफ यू लुक एट माई हैंड हेयर, ठीक है, यू विल बी एबल टू सी माई हैंड, ठीक है, अच्छे से. द मोमेंट आई गेट इट क्लोजर एंड क्लोजर, एक पॉइंट आएगा कि ये ब्लर हो रहा है मेरा हाथ. ठीक है, जो चीज आप यहां पे मेरे हाथ की डिटेल्स के बारे में नोटिस कर सकते हो, यू कैन नोटिस देम हियर. ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे मेरा हाथ जो है वो बड़ा नजर आ रहा है ना. यहाँ पे सिर्फ मेरी एक उंगली नजर आ रही है, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, यहाँ पे मेरी 3 उंगलियां नजर आ रही है, 4 उंगलियां नजर आ रही है, एंड यू आर एबल टू सी मोर डिटेल्स. तो क्या मैग्निफिकेशन ही काफी है? मैग्निफिकेशन बेसिकली मीन्स कि एक चीज कितनी है, उसका साइज कितना है, एंड आपको नजर कितनी आ रही है. ठीक है, इन दो चीजों का रेशियो इज बेसिकली आवर मैग्निफिकेशन कितनी हो रही है. लेकिन क्या मैग्निफिकेशन सफिशिएंट है? नहीं. रेजोल्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मैग्निफिकेशन, या फिर एज इंपॉर्टेंट एज मैग्निफिकेशन. जितना इंपॉर्टेंट मैग्निफिकेशन है उतना ही इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है. व्हाट इज रेजोल्यूशन? बेसिकली आपको कितनी चीजें क्लियरली नजर आ रही है, सो दैट यू कैन बेसिकली स्टडी इट. आप स्टडी तभी करोगे जब आपको वो चीज क्लियरली नजर आ रही है. अगर आपको क्लियरली नजर नहीं आ रही, यू वोंट बी एबल टू स्टडी इट. रेजोल्यूशन को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास 2 चीजें हैं, 2 पॉइंट्स हैं, if our microscope is able to show them as 2 separate things, तो हम कहेंगे कि इसका रेजोल्यूशन इतना है, फॉर एग्जांपल. ठीक है, लेकिन अगर ये हमें इन 2 पॉइंट्स को एक दिखा रहा है, ठीक है, हमें ये 2 पॉइंट्स जो है वो अलग अलग 2 पॉइंट्स नजर नहीं आ रहे, तो हमारे माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन कम है. लेकिन अगर हमारा माइक्रोस्कोप इन 2 चीजों को सेपरेट दिखा रहा है, ठीक है, दीज आर 2 डिफरेंट एंटिटीज, तो हमारे माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन बढ़िया है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर एबल टू सी माई 2 फिंगर्स हेयर क्लियरली कि ये 2 फिंगर्स है. ठीक है,
when I bring it close and close and close, you won't be able to differentiate. Even though magnification हो गई, लेकिन आप differentiate नहीं कर पा रहे हो. अगर resolution better होती कैमरा की, you would यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे लाने के बाद भी you would be able to see कि ये दो अलग अलग fingers है, इनकी पूरी तरीके से हम लोग properties को analyze कर सकते हैं. So this is basically microscopy. अब microscopy में compound microscopy भी हमारी क्या होती है, दो टाइप की होती है. One is light microscopy, another is electron microscopy. ये मैं इनमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये सिलेबस से बाहर जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा मज़ेदार सा टॉपिक है. ठीक है, माइक्रोस्कोप इज़ वेरी फन टू लर्न. आप लोग जब जाते हो अपनी लैब्स में तो वहाँ पे माइक्रोस्कोप होता है. यू नेवर अंडरस्टैंड कि हाउ इट इज़ वर्किंग, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड इट तो बेटर रहता है. ठीक है, थोड़ी सी अगर इंसान को अंडरस्टैंडिंग हो चीज़ों की तो यू कैन मैनिपुलेट थिंग्स. ठीक है, लोगों को मैनिपुलेट करने से अच्छा है कि चीज़ों को मैनिपुलेट करना सीखो. ठीक है, साइंस इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशन. द मोर यू कैन मैनिपुलेट थिंग्स, ठीक है, तो उतनी ज़्यादा आप डिस्कवरीज कर सकते हो, उतनी ज़्यादा आप रिसर्च में जा सकते हो आगे. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास दो तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं. एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप, अनदर इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. जो हमने अभी रेजोल्यूशन की प्रॉब्लम को देखा, रेजोल्यूशन इज बेसिकली डिपेंडेंट वेवलेंथ पे. वेवलेंथ जितनी कम होगी हमारे लाइट सोर्स की या फिर हमारा जो भी एनर्जी सोर्स है, तो उतनी ज़्यादा हमारी रेजोल्यूशन बढ़िया होगी. ठीक है, तो रेजोल्यूशन जो है हमारी, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. वेवलेंथ जितनी कम, रेजोल्यूशन उतनी बढ़िया. रेजोल्यूशन जितनी बढ़िया होगी उतना बेटर. अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब विजिबल लाइट को लेते हैं, ठीक है, तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ कांस्टेंट है. ठीक है, विजिबल लाइट की वेवलेंथ कांस्टेंट है तो हमारा रेजोल्यूशन कांस्टेंट है. तो अगर हमें इसको डिक्रीज करना है, फॉर एग्जांपल वी गो टू अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, यूवी रेज की तरफ जाएंगे तो हमारा जो है वो बेसिकली डिक्रीज हो गया वेवलेंथ, तो हमारी रेजोल्यूशन हो सकता है इंक्रीज हो जाए. ठीक है, वायलेट की तरफ या फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की तरफ जब हम जाएंगे तो हमारी रेजोल्यूशन इंक्रीज हो जाएगी. फॉर दैट वी यूज फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी. वी डोंट हैव टू गो देयर कि फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी क्या है क्या नहीं है. बेसिकली इतना समझ लो कि जितना हम वेवलेंथ कम करेंगे उतना हमारा रेजोल्यूशन बढ़ जाएगा. लेकिन एक चीज जो प्रॉब्लम है, दैट इज कि वेवलेंथ डिक्रीज होने की वजह से एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. वेवलेंथ जितनी डिक्रीज करोगे एनर्जी उतनी बढ़ेगी. एनर्जी ज्यादा बढ़ गई तो सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है. ठीक है, जल जाएगी सेल. तो हम लोग ज्यादा कम भी नहीं कर सकते. अब यहाँ पे हमारे पास एक और चीज आती है, ये रेजोल्यूशन की जो हमारे पास लिमिट आ रही है लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर, चाहे हम लोग ब्राइट फील्ड यूज कर रहे हैं, डार्क फील्ड यूज कर रहे हैं, फेज कंट्रास्ट यूज कर रहे हैं, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, स्टॉर्म है वगैरह, बहुत सारे माइक्रोस्कोप्स है जो अभी मार्केट के अंदर आते हैं. ठीक है, बहुत महंगे होते हैं, पूरी यूनिवर्सिटी में एक होता है. ठीक है, बड़ी कोई यूनिवर्सिटी होगी उसमें हो सकता है एक हो, दो हो, ऐसा. ठीक है, तो बहुत महंगे महंगे माइक्रोस्कोप्स होते हैं. तो बेसिकली क्या होता है, अब हमारी लाइट माइक्रोस्कोपी की कभी ना कभी तो लिमिट आ ही जाएगी. ठीक है, क्यों, लाइट की वेवलेंथ जो है ना वो कांस्टेंट रहेगी. बहुत एक लिमिटेड रेंज के अंदर हमारी वेवलेंथ है, इससे हम नीचे जा नहीं सकते. लेकिन हमें विजुअलाइज करना है चीज़ों को, तो कैसे करेंगे. तो बेसिकली क्या होता है, इसके बाद हम लोग जाते हैं इलेक्ट्रॉन वेव्स के ऊपर. ठीक है, इलेक्ट्रॉन वेव्स की वेवलेंथ बहुत कम होती है लेकिन एनर्जी भी हाई होती है. तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि डेड सेल्स को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि हमें से स्ट्रक्चर से मतलब होता है तब. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो कम वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रॉन वेव्स को यूज़ करते हैं. ठीक है, और वहाँ पे हमारे जो है ग्लास लेंसेज यूज़ नहीं होते, वहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज यूज़ होते हैं. जो क्या करेंगे, लेंसेज का काम क्या होता है, या तो लाइट को डाइवर्ज करना है या तो क्या कहते हैं उसको, कन्वर्ज करना है. ठीक है, डाइवर्ज किया तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा काम बेसिकली ये होता है कि जहाँ पे हम लोगों को देखना है वहाँ पे लाइट फोकस हो जाए. ठीक है, तो अभी क्या है हमारे पास, अब हमारे पास लाइट नहीं है, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एक वेव है. तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज करते हैं जो इस इलेक्ट्रॉन वेव को डाइवर्ज या कन्वर्ज कर सके ताकि हम उसको सही जगह पे फोकस कर सकें. ठीक है, ठीक है, तो ये दो डिफरेंसेस याद रख लो. एक में लाइट की बीम है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन की बीम है. एक में ग्लास लेंसेज है, दूसरे वाले में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज है. ठीक है,
तो इसमें क्या हुआ, बेसिकली वेवलेंथ बहुत कम हो गई और हमारी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। हम लोग बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक है, जैसे राइबोसोम्स हो गए हमारे, सेल मेम्ब्रेन का एक बहुत डिटेल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, हमारे जो है वो जो भी हमारे सेल के अंदर प्रोटीन्स होंगे उनका अच्छे से उनको देख सकते हैं कि वेयर दे आर लोकलाइज्ड, ठीक है, ये कहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारा ईआर के ऊपर कहाँ पे राइबोसोम्स है, स्मूथ ईआर का स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे गोल्गी apparatus कैसे हैं, ठीक है, हमारा लाइसोसोम कैसा है, हमारी सेल मेम्ब्रेन कैसी है, न्यूक्लियस कैसा है, क्रोमोसोम्स कैसे हैं, ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर के प्रोटीन्स जो हमारे हैं वो कैसे हैं, हम सब चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन मसला एक है कि सेल डेड है, वी कांट चेक द डायनेमिक्स ऑफ द सेल, ठीक है, हमें अगर ये देखना है कि एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट कैसे कर रहा है, वी कांट सी दैट, ठीक है। तो बेसिकली अभी हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी दो तरह की होती है, एक होती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, दूसरी होती है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर आपको 2D इमेज नजर आती है, ठीक है, बेसिकली जो हमारा सैंपल है उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन वेव्स पास हो जाती है, और जहाँ जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन की वेव्स आती है तो वहाँ पे हमारा फिर स्ट्रक्चर हमें नजर आता है कि कैसा स्ट्रक्चर है। कहीं कहीं पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की वेव रुक गई, जहाँ पे रुक गई वहाँ पे जो है वो अलग पैटर्न बनेगा, जहाँ पे सीधे चलेगी वहाँ पे अलग पैटर्न बनेगा और हमें हमारी इमेज मिल जाएगी। दूसरा होता है ट्रांसमिशन, एक होता है ट्रांसमिशन, दूसरा है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर क्या होता है, हम लोग जो है उसको वो कोटिंग करते हैं, हैवी मेटल कोटिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो जो है वो डिफ्लेक्ट होते हैं वहाँ से, ठीक है, जब डिफ्लेक्ट हो जाते हैं तो हमारा जो फोटोग्राफिक मटेरियल होगा, जो भी फोटोग्राफिक मटेरियल होगा उसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन्स जाके हिट करेंगे और उस पर अपना निशान छोड़ देंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सेल की सरफेस का जो निचला पार्ट होगा, जहां पे डिप होगा वहां पे एक अलग पैटर्न आएगा, जहां पे अप होगा वहां पे एक अलग पैटर्न आएगा। तो हमें जो है वो लगता है कि दिस इज ए 3D इमेज। वो 3D इमेज नहीं होती, लेकिन वो एकदम 3D सा स्ट्रक्चर दे देती है। इफ यू कैन गूगल इट के स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की इमेज और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की कोई भी इमेज देख लो, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो बेसिकली दिस वाज अबाउट माइक्रोस्कोपी। जब ये माइक्रोस्कोपी डेवलप हो गई तो उसके बाद रॉबर्ट हुक ने पहले सेल देखी, ठीक है, उसके बाद एंटोनी वॉन लेवेनहॉक ने सेल देखी, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने हमारा न्यूक्लियस देख लिया, ठीक है। तो दिस वाज बेसिकली द पॉइंट जहां से सेल की शुरुआत हुई। नाउ अब साइंटिस्ट लोग ये चाहते थे कि हम लोग जो है वो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर हमें समझना है, सो लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज बेसिक टू ऑल। तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे शेल्डन एंड श्वान आते हैं एंड दे सेड कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो अगर हमें सब ऑर्गेनिजम्स को समझना है तो लेट्स अंडरस्टैंड सेल। हमारा थोड़ा सा फील्ड जो है वो नैरो हो जाता है, हालांकि कोई नैरो नहीं होता, ठीक है, लेकिन इन कंपैरिजन तो अगर सेल ना हो और अगर हम सेल को स्टडी ना करें तो उसके हिसाब से जितना हमारा फील्ड ब्रॉड हो जाएगा तो उसके कंपैरिजन में तो काफी नैरो हो गया है, लेकिन बट इट्स स्टिल नॉट नैरो। बहुत बड़ा फील्ड है सेल बायोलॉजी का, ठीक है। सो बेसिकली तो अब इसके बाद जब ये माइक्रोस्कोपी हो गई, ठीक है, तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि सेल जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके अंदर लाइफ पाई जा सकती है, ठीक है। इट्स लाइक दिस, हमारे पास एक मकान है, ठीक है, एक मकान है, ये मकान बना हुआ है ईंटों का, ठीक है, ईंटों का बना हुआ है। अगर हम लोग इसमें से कोई एक ईंट निकाल ले, वी कैन कॉल दिस एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ दिस हाउस, ठीक है। ये जो भी कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, इसका स्ट्रक्चरल यूनिट ये ईंट है। जब बहुत सारी ईंटें मिली तो हमारे पास एक मकान बना। तो दिस ब्रिक इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ दिस हाउस। लेकिन क्या इस घर को ये ईंटें चला रही है? नहीं, इस घर को इस घर में रहने वाले इंसान चला रहे हैं। So these human beings would be the functional units of this house, जो इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम एक इंसान को देखते हैं या फिर एक ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, उसके अंदर
स्ट्रक्चरल यानी कि उसको बनाने वाली, और फंक्शनल यानी कि उसके अंदर के सारे इंपॉर्टेंट काम करने वाली यूनिट एक ही होती है, एंड दैट इज अवर सेल। ठीक है, सो इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नथिंग बेसिक देन सेल कैन कंटेन लाइफ अकॉर्डिंग टू अवर प्रेजेंट नॉलेज। जितनी हमारी अभी की नॉलेज है उसके हिसाब से सेल से बेसिक कुछ नहीं हो सकता जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, ये सेल जो है वो आपस में कम्युनिकेट करती है वाया सम केमिकल्स। ठीक है, अच्छा, तो ये जो पूरा अप्रोच है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को समझते हैं, ठीक है, या फिर लाइफ को समझते हैं थ्रू इट्स स्मॉलेस्ट यूनिट। इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी उसकी प्रॉपर्टीज को समझ के हम इस पूरे ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज को समझते हैं। वी बेसिकली कॉल दिस एज रिडक्शनिस्ट अप्रोच, रिडक्शनिस्ट अप्रोच या फिर रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। हमने क्या कर दिया, बेसिकली हमारा जो फील्ड ऑफ स्टडी था उसको रिड्यूस कर दिया। अगर हमें अभी तक पूरे ऑर्गेनिज्म को पढ़ना था, अब हम उसकी एक स्मॉलेस्ट यूनिट को पढ़ रहे हैं, दैट इज अवर सेल। दिस इज कॉल्ड द रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स से नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि बेसिक चीजें नहीं पढ़ते, एनसीईआरटी करते रहते हैं, एनसीईआरटी में रखी हुई चीजें नहीं पढ़ पाते फिर। तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी बेसिकली क्या है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना। अब हमने ये कहा कि दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो इसके स्ट्रक्चर को भी समझना है, इसके फंक्शंस को भी समझना है। सो वी कैन से कि इसकी फिजिकल एस्पेक्ट्स को भी समझना है और इसके केमिकल एस्पेक्ट्स को भी समझना है। तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द फिजिको केमिकल स्टडी, जहां पे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं ऑफ दिस स्मॉलेस्ट यूनिट, जहां पे हमने स्कोप ऑफ स्टडी को रिड्यूस कर दिया टू दिस सेल। ठीक है, ये सिर्फ सेल नहीं हो सकता, कुछ और भी हो सकता है। कोई बड़ी सी चीज है जिसको आपको एक्सप्लेन करना है, सो व्हाट यू आर डूइंग, आप इसमें से कोई छोटी सी चीज ले रहे हो एंड इससे इस पूरी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, पूरे सोलर सिस्टम की प्रॉपर्टीज को अर्थ की प्रॉपर्टीज से एक्सप्लेन करने की कोशिश करना, वी कैन कॉल दिस एज द रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ठीक है, रिडक्शनिस्ट अप्रोच ऑफ साइंस। तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या है, जिसमें हम लोग फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं इस स्मॉलेस्ट यूनिट की। इन दिस केस इट इज अवर सेल। ठीक है, तो बेसिकली सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ दैट मेक्स ऑर्गेनिज्म। ये समझ लिया। एक ह्यूमन के अंदर ऑन एन एवरेज 30 to 40 ट्रिलियन सेल्स होती है। ठीक है, 30 to 40 ट्रिलियन सेल्स होती है ऑफ मोर देन 200 टाइप्स। 200 से ज्यादा टाइप्स की सेल्स होती हैं एक ह्यूमन के अंदर। 30 to 40 ट्रिलियन, मोर देन 200 टाइप्स। ठीक है, ये जो 30 से 40 ट्रिलियन सेल्स है ये एक ही टाइप की नहीं है, अलग अलग टाइप्स की है और अराउंड 200 से ज्यादा टाइप्स है। ठीक है, तो इसके बाद ये हो गया, ये भी हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा, माइक्रोग्राफिया, दिस ऑल इज डन। शेल्डन एंड श्वान हो गया हमारा, हाइपोथेसिस की हो गई, ऑलिगोरिथम अमीनो सेल। तो अच्छा, तो इसके बाद नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि सेल के बगैर लाइफ नहीं रह सकती। ठीक है, सो इस बेसिस पे सेल को जो है हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सेल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स को हम लोग दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। वन ऑर्गेनिज्म वुड बी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पे अपना काम चला रहा है, यानी हम लोगों ने ये कहा कि बहुत सारी सेल्स मिलकर जो है वो एक ऑर्गेनिज्म को बनाएंगी वगैरह, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। और हमने एक स्टेटमेंट जो कहा कि एक सेल से कम में लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो बेसिकली ऑर्गेनिजम्स जो है वो दो तरह के होंगे। एक ऐसे होंगे जिनके अंदर सिर्फ एक सेल है और कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर मोर देन वन सेल्स है। दिस organism would be called as a unicellular organism. ठीक है, unicellular organism। unicellular organism बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ एक सेल पे जी रहा है। ठीक है, एक सेल ही, यही इसका स्ट्रक्चर है, यही इसका फंक्शन है, यही इसका सब कुछ है।
यहीं पे ये खाना खा रहा है, यहीं पे डाइजेस्ट कर रहा है, यहीं पे एक्सक्रीट कर रहा है, सब चीजें एक ही सेल कर रही है। जबकि यहाँ पे क्या है, दीज आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेल्यूलर organisms. These multicellular organisms can have cellular level of organization, tissue level of organization, organ level of organization, ठीक है, organ system level of organization, organism level of organization. वो चीज हम लोग एनिमल किंगडम या फिर प्लांट किंगडम के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल पे जिंदा रह रहा है, अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स इसी एक सेल से ही पूरी कर रहा है, ठीक है। न्यूट्रिशन हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, ठीक है, मूवमेंट हो, कुछ भी करना है एक ही सेल करेगी सारा। एंड हियर देयर विल बी मोर देन वन सेल्स। कई जगह पे क्या होगा कि सब सेल्स एक ही काम कर रही है, ठीक है, हर सेल अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करके, लेकिन ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा होगा कि बहुत सारी सेल्स जो आपस में मिली है, दे आर कोऑर्डिनेटिंग एंड दे हैव अ डिवीजन ऑफ लेबर, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है, दे आर बेसिकली दे आर कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर, और एक पोर्शन ऑफ सेल्स जो है वो एक काम कर रहा है, दूसरा पोर्शन ऑफ सेल्स दूसरा काम कर रहा है। जैसे कि हमारे अंदर जो कार्डियक सेल है वो सिर्फ हार्ट के अंदर है, ठीक है, एंड दैट्स डूइंग इट्स स्टफ। आरबीसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में काम कर रहा है। डब्ल्यूबीसी अपना काम कर रही है, ठीक है। हमारे जो एपिथेलियल सेल्स है वो अपना काम कर रही है, हमारे जो स्मूथ मसल सेल्स है वो अपना काम कर रही है, ठीक है। बाकी जो भी सेल्स है, हमारे लिवर सेल्स अपना काम कर रही है। सो देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो चीज हम लोग देखेंगे जब हम लोग क्लासिफिकेशन के अंदर जाएंगे। सो दिस इज बेसिकली वन सेल जो है वो सब कुछ कर रही है। ये एक सेल अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करेगी, ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करेगी, और इसी एक सेल में ही हर एक लाइफ प्रोसेस होगा, ठीक है। सो परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, इट परफॉर्म्स, लाइट ज्यादा कम तो नहीं हो गई, नहीं, आई थिंक ठीक दिख रहा है। परफॉर्म ऑल नेसेसरी, हाँ, एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, ठीक है। अच्छा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से आते हैं हमारे, जैसे बैक्टीरियाज आते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया आते हैं, हमारा जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, हमारा यीस्ट आता है, ठीक है। इसी जगह क्लैमाइडोमोनास आई के साथ, हाँ, क्लैमाइडोमोनास आता है, क्लैमाइडोमोनास। आई एम सो बैड विद दीस स्पेलिंग्स हैं, डोमोनास, क्लैमाइडोमोनास वगैरह, ये सारी जो है वो आते हैं हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जैसे ऑल एनिमल्स, ठीक है। इसी तरीके से ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स एक्सेप्ट दिस क्लैमाइडोमोनास, ठीक है। ये जो है ये प्लांट है, क्या है, किंगडम प्लांटेस का पार्ट है। सो ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स, ठीक है। तो इसकी एक्सेप्शन कौन है, हमारे क्लैमाइडोमोनास इसकी एक्सेप्शन है, ठीक है। ऑल एंड फंजाई, ऑलमोस्ट सारे फंजाई जो है वो हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, एक्सेप्ट फॉर अवर यीस्ट, दिस इज अ फंजाई, ठीक है। तो ये सारे जो है हमारे एग्जांपल्स हो गए यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा एक स्पेस देनी चाहिए फॉर इम्प्रूवमेंट। मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। हमारा बेसिकली जो हमें पढ़ना था वो आज का हो गया, ठीक है। अब जस्ट लेट्स रैप अप। तो बेसिकली क्या देखा हम लोगों ने कि सबसे पहली चीज जिस चीज ने हमारी ये पूरी सेल बायोलॉजी को डेवलप किया, दैट वाज माइक्रोस्कोपी, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपी फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। ये एक फिजिक्स की ईजाद है, ठीक है, एक फिजिक्स की इन्वेंशन है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बायोलॉजी जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के बगैर नहीं चल सकती, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपी जब तक आप लोग नहीं समझोगे, यू कांट मैनिपुलेट इट। तो जब तक आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं समझोगे, यू कांट अंडरस्टैंड बायोलॉजी एंड यू कांट बी सक्सेसफुल बायोलॉजिस्ट।
हो सकता है यू बिकम ए सक्सेसफुल डॉक्टर, ठीक है, उस वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री यूज़ होती है, बट मे बी यू कैन बिकम ए सक्सेसफुल डॉक्टर बाय लर्निंग ऑल दिस स्टफ, ठीक है, याद कर ली चीज़ें, याद रख ली कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, बट देयर विल अराइज सम कंडीशंस जहाँ पे आपको चीज़ों को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, बट इफ यू डोंट नो द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बिहाइंड देम यू वोंट बी एबल टू डू दोज थिंग्स। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को अच्छे से समझो और इन रिलेशन विद बायोलॉजी तो बिल्कुल अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री किस तरीके से बायोलॉजी के साथ रिलेटेड है, उस चीज़ को जब तक नहीं समझोगे तब तक ये सारी चीज़ें अधूरी है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हमने देखा कि जब माइक्रोस्कोपी की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद जो है वो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सुपरवाइज्ड सेल वॉल देखी इन 1665। उसके बाद हमारा एंटोनी वॉन लेवनहॉक होता है जिसने जो है वो सबसे पहले लिविंग सेल्स देखी, ठीक है, ही कॉल्ड देम एनिमल क्यूल्स या वाइल्ड एनिमल क्यूल्स, ठीक है, उसने भी अपनी बुक पब्लिश की थी। उसके बाद जो है वो रॉबर्ट ब्राउन आया, उसने जो है वो न्यूक्लियस देखा, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके बाद जो है अब जब सेल डिस्कवर हो गई, नाउ व्हाट टू साइंटिस्ट्स केम, वन वाज शेल्डन एंड वन वाज श्वान। हालांकि इससे पहले भी एक साइंटिस्ट था जिसने सेल थ्योरी दी थी, लेकिन क्रेडिट जो है वो शेल्डन एंड श्वान को जाता है। इससे पहले था उसका नाम था देत्रुचे, ठीक है, देत्रुचे एक साइंटिस्ट था, उसने कहा था कि सारे टिश्यूज जो है वो सेल्स के बने हुए होते हैं, लेकिन जो क्रेडिट है सेल थ्योरी फॉर्मुलेशन को वो शेल्डन एंड श्वान को जाता है। शेल्डन ने क्या कहा था कि सारे प्लांट सेल्स के बने होते हैं और श्वान ने कहा था कि सारे एनिमल सेल्स के बने हुए होते हैं, लेकिन एक फर्क है कि प्लांट्स के अंदर जो है वो सेल वॉल है, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं, लेकिन दोनों के अंदर सेल्स है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रुडोल्फ विर्को आया और उसने ये कहा कि सारी सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स से बनी हुई थी। देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड दैट, ठीक है, मे बी आई विल टेक सम एक्स्ट्रा क्लास फॉर दैट एंड आई विल टीच दैट कि वो जो वो मज़ेदार सी एक कहानी है, वो जो लड़ाई चली है बहुत टाइम तक, ठीक है, तो वो हम समझेंगे। हो सकता है किसी दिन अगर टाइम मिला तो आई विल प्रोवाइड दैट। तो उसके बाद क्या हुआ, अब सेल थ्योरी बन गई। अब हम लोगों को ये पता चला कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, इससे कम जो है वो किसी चीज़ में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। व्हाट डू वी मीन बाय स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाट डू वी मीन बाय द फिजिकल ये ना केमिकल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये चीज़ हम लोगों ने समझ ली। उसके बाद हम लोगों ने ये कहा कि सेल जो है वो आपस में कम्युनिकेट करती है वाया सम केमिकल्स, ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने समझ ली। उसके बाद हमने ये कहा कि जब अब सेल्स जो है सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट सेल है, तो देयर वुड बी सम ऑर्गेनिजम्स जो एक ही सेल पे होंगे, ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है, तो देयर वुड बी two types of organisms based on the number of cells. One would be the unicellular organisms and another one would be the multicellular organisms, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ एक सेल होगी, यही एक सेल जो है अपनी इंडिपेंडेंट लिविंग शो करेगी और सारे फंक्शंस करेगी, खाना पीना, ठीक है, सारा कुछ, वो सारी मूवमेंट वगैरह, वो सारी चीज़ें एक ही सेल कर रही है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो बहुत सारी सेल्स होंगी, दैट मे शो डिविजन ऑफ लेबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाता है। दिस इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन टू सेल। कल से अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली बाहर से सेल के अंदर घुसेंगे और सेल के अंदर एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे, कोई भी चीज़ याद करने की कोशिश नहीं करेंगे हम लोग, बस सिर्फ इस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि अगर सेल समझ गए तो सारी बायोलॉजी ईजी हो जाएगी, अगर सेल फंस गई तो पूरी बायोलॉजी फंस गई, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।